बात 25 में आपका स्वागत है। मैं भगवान कृपलानी आपका बात 25 में स्वागत करता हूं। आज विश्व में ईरान चर्चा का केंद्र बना हुआ है अपने हिजाब आंदोलन की वजह से। इस हिजाब आंदोलन के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, ईरान में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसकी क्या हिस्ट्री है, आज इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर एस कछवाहा मौजूद हैं। डॉक्टर कछवाहा पेशे से जनरल सर्जन हैं और आपने लंबा समय ईरान में उस वक्त बिताया जब ईरान में कट्टरपंथी अपनी चरम सीमा पर थे और ईरान इराक युद्ध चल रहा था। डॉक्टर कछवाहा सिर्फ सर्जन नहीं हैं, आप एक राजनीतिक विचारक भी हैं। इसलिए आज ईरान पर बेहतरीन चर्चा करने के लिए मैं नहीं समझता हूं कि मेरे पास डॉक्टर साहब के अलावा अन्य कोई व्यक्ति होगा, तो मैं डॉक्टर साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ईरान में हिजाब आंदोलन महज एक हिजाब आंदोलन है या इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है। नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद कृपलानी जी। क्या है कि मैंने लंबे समय तक ईरान में कार्य किया है। क्या है कि मैं 1985 में भारत सरकार की तरफ से वहाँ डेप्यूट हुआ था एज ए सर्जन, खास तौर से युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय चिकित्सीय सेवा देने के लिए। और मैंने 93 तक वहाँ पे काम किया और लंबे समय तक बॉर्डर एरिया में और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम करके और हजारों ऑपरेशन कर किए मैंने वहाँ पे। 10,000 से भी ज़्यादा ऑपरेशंस मैंने वहाँ पे विभिन्न शहरों में किए। और इस प्रकार मेरा वास्ता आम जनता से, ईरानी जनता से होता था। और आपने जो ये सामयिक सवाल किया है आज का हिजाब का मुद्दा लेके, तो इसके बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि वैसे तो ईरान एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है। पर्शियन सिविलाइजेशन का इतिहास जो सारी दुनिया को पता है वो 2500 साल का तो सबको पता है, क्योंकि इसके पहले पर्सपोलिस एक शहर जिसका नाम सबने सुना है, इतिहास में बड़ा मशहूर जगह थी, जिस पर अलेक्जेंडर ने 500 BC हमला करके उसको कब्जे में किया था और पर्शियन एम्पायर को रौंद दिया था जी। और इस प्रकार एक बहुत ही पुरानी सभ्यता और हिंदुस्तान से उसका बहुत ज़्यादा वास्ता रहा है। वहाँ से कई रूलर्स जैसे नादिर शाह वगैरह ने बड़े लंबे समय तक दिल्ली पे भी राज किया और आम जनता से भी। और हमारी जो लैंग्वेज, जो राज शासकीय लैंग्वेज थी, वो भी पर्शियन रही बड़े लंबे समय। जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक, अंग्रेजों का आने पहले तक जी। तो इस प्रकार अभी जो आपने बताया हिजाब से संबंधित जो मुद्दा है, ये भी बहुत जोरों से पूरे ईरान में एक बार तो ऐसा लगा था कि काउंटर रेवोल्यूशन सफल हो जाएगा जी। लेकिन वहाँ का जो अभी जो क्लैरिजी का जो शासन है, फंडामेंटलिस्टों का जो शासन है, तथाकथित इस्लामिक जो शासन है, उसने इस तरह से हर वर्ग पर और हर गांव और शहर और हर जगह एक सिस्टम बना रखा है उसको कंट्रोल करने का। क्योंकि मेरे सेवा के दौरान मैं छोटी जगह में भी रहा, बड़ी जगह में भी रहा, कई तरह के लोगों से मिलना जुलना होता था। पढ़े लिखे जो हायर जो डॉक्टर्स थे उनसे भी, मिडिल क्लास से भी और आम जनता, ग्रामीण जनता से भी। तो उनके विचारों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ईरानियन जो जनता है जी, उसके अंदर एक तो मिडिल क्लास के अंदर पढ़ी लिखी जनता को ये मालूम था कि वो आर्यन रेस से हैं जी। और इस्लाम 7वीं 8वीं सदी में वहाँ पर आकर उस पर कब्जा कर लिया। खास तौर से करबला में जो इमाम हुसैन और उसका जो घटनाक्रम है इस्लाम की बहुत बड़ी हिस्ट्री के अंदर
बहुत ही महत्वपूर्ण वो घटना है। उसके बाद से वो फैलता हुआ इराक से, यानी करबला से, जो कि करबला इराक में है, पास में ही है, ईरान को पे उन्होंने कब्जा किया। और वहाँ पर बड़ी मजबूती से, जिस तरह से कि इस्लामिक सिस्टम होता है कि तलवार के जोर पे कब्जा कर कर राज करना, और लिबर्टी और फ्रीडम नाम की कोई चीज़, उसमें कोई स्थान नहीं है इन चीज़ों का। उसमें वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे उनको अपने पुराने इतिहास का ज्ञान है। अच्छा। लेकिन रूरल एरिया की जो पब्लिक है, जिसको कहते हैं हम इलिटरेट, या जिसको ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा क्या, वो उन लोगों को खाली इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की शिक्षा ही क्लरिजी लोग देता है, और पूरी तरह से उस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने कई सिस्टम, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड एटसेट्रा, कई तरह का एक सिस्टम पैदा कर रखा हूँ। अब ये अंदर ही अंदर आग तो उस वक्त भी सुलग रही थी जब मैं उस जमाने में काम किया 93 तक जी। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शासन का मुकाबला करे, क्योंकि वो क्रश करने में विश्वास रखते थे। बहुत ही दया का कोई उसमें स्थान नहीं है, और राजनीतिक विद्वेष रखने वालों को बिल्कुल ही उनको नहीं छोड़ा जाता था। बेरहमी से उनको समाप्त किया जाता था, जो एलिमिनेट किया जाता था जी। लेकिन अभी इन दिनों एक कुर्द महिला जिसने हिजाब पहन रखा था जी, और कुछ उसके बाल जैसे कि हिजाब के अंदर नहीं दिखने चाहिए, वो इस्लामिक गार्ड्स ने उसको रोका और उसको पकड़ के ले गए उसको, क्योंकि वो एक पैरेलल वहाँ पुलिस सिस्टम है जिसको IRGC बोलते हैं। अच्छा। इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड, तो उनके पास ऐसी पावर्स है कि उसमें वहाँ की कोर्ट और शासन कोई भी उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। वो एक अपने अलग ही हिरार्की से गवर्न होते हैं। वो किसको पकड़ ले, डॉक्टरों को भी पकड़ सकते हैं, नर्स को भी पकड़ ले, आम जनता को पकड़ ले, कोई मतलब नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग उनकी सेवा करते थे, इसलिए वो हमारे को ज़्यादा नहीं, हमारे पे ज़्यादा तंग करने की कोशिश नहीं करते थे, कि उनको पता था हमारी ज़रूरत है उनको। लेकिन ईरानियों के ऊपर कोई रहम दिली उनकी नहीं होती थी। हाँ, तो वो बेचारी कुर्दी जो एक औरत जिसने कि हिजाब में थोड़ा सा ऊपर हटका हुआ था, उसके बाल दिख रहे थे, उसको पकड़ के उन्होंने उसकी पिटाई की। पिटाई के बाद जब वो बेहोश हो गई, उसको अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के अंदर उसकी डेथ हो गई 2 दिन बाद। उसका कारण उन्होंने कहा कि वो कोमा में थी और डेथ हो गई, जबकि ऐसा कोई पिटाई से कोमा में जाने का मतलब बहुत बड़ा ही उसके ऊपर चोट की गई है, या उसको पीटा गया बुरी तरह से, बेरहमी से पीटा गया जी। इस तरह से उसकी डेथ हो गई। और इसको आज का जो डिजिटल मीडिया थोड़ा वहाँ अभी खुल गया है इन दिनों ईरान में, पहले उस वक्त तो कोई पूरी तरह से रोक थी, तो उससे ये आग की तरह से ये खबर फैल गई। और ख़ास तौर से महिलाओं ने प्रेजेंट हुकूमत के खिलाफ एक बहुत आवाज़ उठाई, ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। वो आवाज़ शहरों से उठी, फिर बड़े शहर ख़ास तौर से तेहरान है, इस्फान है, शिराज है, इन लोगों इन तैबरीज है, और बड़े बड़े शहरों में होते हुए छोटे गांवों में पहुंच गई। और एक तरह से एक रिवोल्यूशन, एंटी रिवोल्यूशन टाइप खड़ा हो गया। हालत ये है कि पहली बार ऐसा मैंने महसूस किया जी कि इस्लामिक जो रजीम है वो बैकफुट पे आ गई। वो उसका मुकाबला करने में या उनको क्रश करने में डर रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि शायद अगर ये पूरा फैल गया तो हो सकता है पूरा राजनीतिक उथल पुथल हो जाए। तो इस तरह से डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। जब आप ईरान गए थे उस वक्त पहलवी शासन का अंत हो चुका था, तो चूंकि आप वहाँ इतने लंबे समय तक रहे, आम आदमियों से आपका मिलना जुलना रहा, तो आपने उस अंतर को महसूस किया होगा, पहलवी शासन को और जो बाद में कट्टरपंथियों का शासन आया उसको। हाँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर पहलवी शासन का अंत नहीं हुआ होता तो आज शायद ये हिजाब आंदोलन भी नहीं होता? क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, वो तो है ही, क्योंकि पहलवी शासन तो एक तरह से
पूर्ण तरह से जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में लिबर्टी है, जी, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम है, उस तरह की थी। लेकिन एक तरह से वो, क्योंकि उनके विरोध में क्लैरिजी जो है, मुल्लाओं का जो क्लैरिजी सिस्टम जो था, उसको तो वो क्रश कर देते थे, इसमें कोई शक नहीं है जी, कि वो, उनको पता था कि वो उसके रजाइम के खिलाफ है और राजशाही के खिलाफ। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, तो वहाँ पे भी उठा नहीं सकता। तो इस तरह से वो, लेकिन फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, पहनने की, पढ़ने की, रहने की, हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज, पूरी छूट थी उनको उस वक्त पहलवी के शासन में। लेकिन राजनीतिक भी एक तरह से वो चुनते थे अपने पार्लियामेंट के सदस्य और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज एक्सेट्रा। लेकिन वो पहलवी रिजाइम के खिलाफ कोई काम नहीं करता, ये अपोज नहीं करते थे। तो क्या कारण रहे कि पहलवी शासन का अंत हुआ और कट्टरपंथियों का प्रभुत्व कायम हुआ ईरान में? इसका कारण मैं ये समझता हूं कि शाह रजा पहलवी का जो शासन था, उससे बहुत तेजी से लिबरलाइजेशन वहाँ पे लेके आया, और फ्रीडम, और जिस तरह से उनका रहन सहन, और ये क्लब और नाइट क्लब्स एंड पिक्चर एंड कल्चरल एक्टिविटीज, और फुल लिबर्टी, लड़के लड़कियों को कोई भेदभाव नहीं, ड्रेस पे, कोड के ऊपर कोई ड्रेस कोड नहीं, और सब तरह से छूट दे रखी थी, पढ़ाई में भी, आगे बढ़ने में भी। तो उसका वहाँ की आबादी थी, उसको इतना खुलापन एकदम से स्वीकार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण रहा। वो जो आबादी थी, जो कंजर्वेटिव एक सेक्शन बोल देते हैं हम, हर एक कंट्री में होता है, खास तौर से रूरल एरिया के अंदर ज्यादा होता है, उन लोगों ने इसका विरोध शुरू किया, और क्लैरिजीज ने, मुल्लाओं मौलवियों ने उसको लीडरशिप ली, और उन्होंने जनता में उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरे शहरों में सब जगह उसको कायम किया, और रजा पहलवी के अगेंस्ट एक मूवमेंट बहुत बड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें शुरू के अंदर इन्होंने जो लेफ्ट का जो एक मूवमेंट था वहाँ पे, रजावी का, मुजाहिदीन खल करके, उसका सहयोग लिया। वो भी काफ़ी वहाँ पर गांव शहरों में उसकी हर जगह ब्रांचेज थी, और उसकी राजनीतिक एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे। लेकिन यानी आपकी बात से लग रहा है कि लेफ्टिस्ट उस वक्त जो है वो कंजर्वेटिव का साथ दे रहे थे। वैसे आइडियोलॉजिकली तो लेफ्टिस्ट कंजर्वेटिव के बिल्कुल ही खिलाफ होते हैं, लेकिन आप यूं कह सकते हो कि वो एक, उन्होंने एक रास्ता चुना कि शाह रजा पहलवी बहुत मजबूत है हमारे सामने, तो उससे टक्कर लेने के लिए हमारे को क्लैरिजी से भी हाथ मिलाना पड़े, तो उसमें गुरेज नहीं है। तो वहाँ लेफ्टिस्ट ने कट्टरपंथियों को साथ दिया। हाँ, कट्टरपंथियों के साथ की वजह से ही ये इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ सफल हुआ। अगर लेफ्टिस्ट साथ नहीं आते तो शायद क्लर्जी सफल नहीं हो पाते। अच्छा, वहाँ की पॉपुलेशन में प्रभुत्व किन का अधिक है, शियाओं का या सुन्नी का? ईरान मोस्ट ऑफ द क्या है कि शिया पॉपुलेशन वहाँ 90% से भी ज़्यादा है। अच्छा। थोड़े से जो वेस्टर्न साइड में और साउथ में जो इलाका है वहाँ पर थोड़े बहुत सुन्नी रहते हैं, या पाकिस्तान के पास जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर कुछ सुन्नी रहते हैं पॉपुलेशन। लेकिन कुछ आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पारसी जो है इनका मेन उद्भव ईरान से ही हुआ है। अच्छा। और पारसियों की मुख्य जो वहाँ की धार्मिक जगह है वो आज भी वो प्रोविंस है, उसको यज़्द बोलते हैं। यज़्द। हाँ, आपको आज ध्यान हो, आज जो हम स्टूडेंट थे जब एक मोटरसाइकिल यज़्दी बनती थी, तो वो कोई प्रमोटर एक वहाँ ईरानी था उसका। अच्छा। उसी ने वो नाम से वो यज़दी मोटरसाइकिल हिंदुस्तान में काफी फेमस रही थी उस जमाने में। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब, एक नई जानकारी भी दर्शकों को मिली। मैं आज की बातचीत को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब से हम अगले एपिसोड्स में ईरान के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, और आप सब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आपको हमारी ये वार्ता पसंद आई हो
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसका लिंक हम दे रहे हैं। अपने मित्रों को, अपने इष्टजनों को शेयर कीजिए और बात 25 का आनंद लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।